हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। इस वीडियो में हमने जनवरी 2021 के बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर हैं उसको शामिल किया है ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न ना छूटे। आपने देखा होगा कि बिहार के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्या किया जा रहा है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है बिहार से संबंधित करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इसमें आपके दिनचर्या के घटनाक्रम तो रहते ही हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे तो अभी आया नहीं है, नेशनल तो आ गया है, उसको हम देखेंगे। और जो बिहार का आएगा 19 फरवरी को, वो भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल जनवरी 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। पहला है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से संबंधित। किसे दिया गया है? बिहार को। क्यों दिया गया है? आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय लगभग 21 लाख लोग, जो कि अधिकांश क्या थे, प्रवासी मजदूर थे, वे दिल्ली या फिर बम्बई और राष्ट्र के अन्य राज्यों में फंसे हुए थे। उनको सहायता पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने एक ऐप निकाला था। देखिए, बिहार प्रवासी सहायता मोबाइल ऐप। इसके माध्यम से उन्होंने प्रवासियों के खाते में 1,000 रुपये दिए ताकि जो प्रवासी बिहार में लौट रहे हैं लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण, उन्हें कुछ राहत मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की इस पहल को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया है। देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन के बीच बिहार ने अभिनव डिजिटल पहल के लिए यह पुरस्कार जीता है। बिहार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहल, जैसे अपने नागरिकों तक पहुंचने और लाभार्थियों के खाते में धन हस्तांतरण करने सहित विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए डिजिटल अवार्ड इंडिया 2020 जो कि जीता है। नेक्स्ट टॉपिक है मालवीय प्रज्ञा सम्मान से संबंधित। किन्हें दिया गया है? कमल नयन चौबे जी को दिया गया है। यह है कमल नयन चौबे। क्या है? इस वर्ष मालवीय प्रज्ञा सम्मान कैमूर के, ये हमारे जो है कमल नयन चौबे है, ये कहाँ के थे? कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के छोटे गांव के रहने वाले कमल नयन चौबे को मिलेगा। उन्हें यह सम्मान अखिल भारतीय सारस्वत परिषद के द्वारा दिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा? अखिल भारत सारस्वत परिषद के द्वारा। कमल नयन चौबे कुछ दिनों पहले झारखंड के डीजीपी के पद पर भी कार्यरत थे। अभी वह फिलहाल दिल्ली में पुलिस आधुनिकीकरण कैंप में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। यानी कि बिहार के पूर्व डीजीपी, माफ़ कीजिएगा, झारखंड के पूर्व डीजीपी भी रहे थे और इनका जन्म कैमूर में हुआ था और अभी वे दिल्ली में पुलिस आधुनिकीकरण कैंप में विशेष पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार सरकार ने एक नई उद्योग नीति लाई है, नई उद्योग नीति, जिसके तहत नागरिकों को जो सुविधा प्रदान की जाएगी उसके लिए एक जोन बनाया गया है। ये देखिए, उस जोन का नाम रखा है पश्चिमी चंपारण में जो है स्टार्टअप जोन। किसके तहत? नई उद्योग नीति के तहत। सरकार की नई उद्योग नीति के तहत उद्यमियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उद्यमियों के लिए सरकार देखिए भूमि एवं भवन की व्यवस्था करेगी। नई तकनीक का इस्तेमाल कर रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि स्टार्टअप जोन बनाया जा रहा है कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में। कुछ फैक्ट्स हैं, अभी फैक्ट्स बहुत सारे आएंगे, देखते जाइए। बिहार के भागलपुर में कश्मीरी एवं हिमाचल प्रदेश के सेब का उत्पादन किया जाएगा। यानी कि कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश के सेब का उत्पादन आपसे पूछेगा कि किस जिले में किया जा रहा है बिहार के, तो भागलपुर में। आपको पता है कि भागलपुर और भी के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सिल्क के लिए, है ना। इसके लिए आपको जीआई टैग भी दिया जा चुका है भागलपुर को। दूसरा फैक्ट है, पटना में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर
राज्य के पहले नाट्य विद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। तो आपको इस बार बीपीएससी के एग्जाम में आपने देखा होगा एनएचडी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। परेश रावल जी थे, परेश रावल, ये तो आपको पता है। उसी के तर्ज पर बिहार का जो पहला नाट्य विद्यालय खोला जाएगा, कहाँ पे? पटना में। तो एनएचडी और ये दोनों याद रखिएगा। आप कौन अध्यक्ष बनेंगे वो तो बाद में हम देखेंगे, फिलहाल अब ये याद रखिए। नेक्स्ट फैक्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किसके द्वारा? लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किससे दिया गया आप पूछिएगा? सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, अन्य नाम दिया जाएंगे तो आप बोलिएगा नीतीश कुमार। याद रखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। देखिए राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय खोला जा रहा है, कौशल विकास विद्यालय, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? दरभंगा में। राज्य का पहला होगा एसडीयू, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। गौरैया संरक्षण केंद्र कहाँ? पटना में। आपको पता है कि गौरैया हमारा राज्य पक्षी भी है, इसी के संरक्षण के लिए गौरैया संरक्षण केंद्र पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र भी है ना, बताइए। चलिए, राज्य का पहला सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना वैशाली जिले में की जाएगी। राज्य का ये पहला होगा सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन। कहाँ पे खोला जा रहा है? वैशाली में। अभी हम वैशाली को और भी डिटेल से देखेंगे, पटना जिले में इसे जोड़ा जा रहा है, देखेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो या फिर अन्य जगहों पे एक एप्लीकेशन होता है और एक कार्ड होता है। उसी के तर्ज पर बिहार सरकार ने भी जो राज्य में पटना ज़िले में बसें चलाई जा रही है सरकारी, उसमें एक चलो ऐप को शुरू किया है और उसी के साथ एक चलो कार्ड भी। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है और बस को बारे में जानकारी है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको बस की टाइमिंग, रूट, फेयर मतलब चार्जेज होते हैं, सब कुछ डिटेल होंगे। और अगर आप चाहें तो पैसे ना होकर के इस कार्ड को रिचार्ज कीजिए। आपको बस में क्या करना होगा? स्वाइप करना होगा और आपको टिकट दे दिया जाएगा या फिर इसी से काट लिया जाता है पैसे। तो ये है चलो ऐप और चलो कार्ड। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा। देखिए बिहार में जो है महिला पुलिस की तादाद देश भर में सबसे अधिक है। यानी कि देश में अगर महिला पुलिस की संख्या देखा जाए तो सर्वाधिक कहाँ है? हमारे बिहार में 25% से भी ज़्यादा। देखिए एक मिनट, देश भर में सबसे अधिक महिलाएं बिहार पुलिस में काम कर रही है। पुलिस में काम करने का महिलाओं का राष्ट्रीय औसत देखिए कितना है? 10.3% है, जबकि बिहार में 25.3% है। इसे भी याद रखिएगा, बिहार में महिलाओं की जो संख्या है बिहार पुलिस में कितनी है? 25.3%। यह जानकारी कौन दिया? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD के द्वारा दिया गया। तो डेटा भी आपको सही होगा, डेटा के कारण ही तो इतना विवाद होता है बिहार के एग्जामों में। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, यानी टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें दूसरे नंबर पर देखिए कौन है? हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो काम कर रही है वहाँ पे 19%। हमारे बिहार में 25.3, याद रखिएगा 25.3 और राष्ट्रीय 10.3। आपको 0.3 तो बराबर हो जाएंगे, 10 याद रखिएगा राष्ट्र का और राज्य का 25। हिमाचल प्रदेश में 19.15। तीसरे नंबर पर देखिए
चंडीगढ़ है, और चौथे नंबर पर तमिलनाडु, और पाँचवें नंबर पर लद्दाख रखा गया है। और सबसे अंतिम रखा गया देखिए जम्मू कश्मीर में, सबसे अंतिम मात्र 3% लोग, यानी कि महिला मात्र वहाँ 3% बिहार पुलिस में काम करती है। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट पे कौन है? बिहार, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे चंडीगढ़, फोर्थ पे आपके तमिलनाडु, और पांचवें पे लद्दाख। बिहार, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और लद्दाख, और अंतिम आपको पता है J&K। याद रखिएगा ये पॉइंट। देखिए, छठे वित्त आयोग का जो कार्यकाल है उसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, राज्य सरकार ने छठे वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। गठन के समय इसका जो कार्यकाल था 31 जनवरी 2020 रखा गया था। हम देखते हैं इसके चेयरमैन के बारे में। ये तो कार्यकाल हुआ, हम चेयरमैन को देखते हैं। वैसे केंद्र में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 7वां वित्त आयोग, NK सिंह उसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए, राज्य के जो वित्त आयोग हैं उसके चेयरमैन हैं नवीन कुमार। कौन है? नवीन कुमार। और जो मेंबर है, जैसे 3 मेंबर है, नवीन चंद्र झा, प्रभात प्रसाद घोष, विनोद कुमार तिवारी। आप इनका नाम याद रखें, नवीन कुमार जो है इसके चेयरमैन हैं। केंद्र में NK सिंह और राज्य में नवीन कुमार। इनका जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है ये तो अलग बात है। वित्त आयोग काम किसके लिए करते हैं? देखिए, एक मिनट, राज्यपाल इन्हें नियुक्त करते हैं 5 वर्ष के लिए। इनका कार्य होता है राज्य, और ये देखिए पंचायत, या फिर स्थानीय निकाय में दोनों आ जाते हैं आपको, नगर पालिका भी। तो इनका काम है, इनसे द्वारा फंडिंग जो की जाती है, यानी कि कितने राजस्व देना है। जैसे एक कर तो प्राप्त कर लेते हैं, करों का जो बंटवारा किया जाता है वो इनमें किया जाता है। उसी के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जिस प्रकार से केंद्र में केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के लिए गठन किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके चेयरमैन अभी नवीन कुमार हैं। देखिए, पहला ट्रायल टीका उषा सिन्हा को दिया गया। ये छोटे एग्जाम जो बिहार के होंगे उसमें पूछा जा सकता है। ये जो 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया गया था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये आपके जनवरी माह में शुरुआत में ही ये ट्रायल टीका, देखिए ट्रायल का टीका है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि बिहार का जो पहला टीका किससे लेगा, उसे हम आगे देखेंगे। ये जो ट्रायल का टीका दिया गया वो किससे दिया गया? उषा सिन्हा को। देखिए, नालंदा की अपर्णा है, उत्तराखंड की केदारकंठ चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 12,500 फीट पर तिरंगा फहराया। यह है अपर्णा कुमारी। यह जो केदारकंठ चोटी कहाँ है? उत्तराखंड के गोविंद वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। यह कीर्तिमान हासिल करने वाली अपर्णा जो है बिहार की दूसरी बेटी है। ये देखिए अपर्णा कुमारी, ये सेकंड है, और फर्स्ट कौन है? यह सविता महतो। सविता महतो। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा कि बिहार की किस बेटी ने केदारकंठ चोटी पर तिरंगा फहराया। तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, ए और बी। अगर दोनों का नाम रहेगा तो आप ई, नहीं तो कोई एक या दूसरा। तो फर्स्ट आपकी हो जाएगी सविता महतो और सेकंड अपर्णा कुमारी। बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह का निधन। ये देखिए, ये बिहार में 5 नवंबर 2004 से 30 जनवरी 2006 के बीच कार्य किए थे। आपको याद होगा कि 2005 में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था बिहार में।
और वो अंतिम अभी तक का है राष्ट्रपति शासन बिहार में, उसके बाद अभी तक तो नहीं लगाया गया, और नौबत भी ना है कि लगाया जाए। तो उस समय कौन हमारे राज्यपाल थे? यही बूटा सिंह थे। इनका जो जन्म हुआ था 21 मार्च 1934 को कहाँ हुआ था? मुस्तफ़ापुर जालंधर पंजाब में, और 2 जनवरी 2021 को इनकी मौत हो गई। ये देखिए, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। इसके अलावा होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल के अलावा यह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी NCSC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2007 से 10 के बीच। यानी कि बिहार के राज्यपाल के बाद NCSC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह, पूर्व राज्यपाल। देखिए, आपने झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन देखा होगा, JPSC का जो छठी हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली क्या है, मछली क्या है। तो उस समय मछली जो थी एक शेरनी की मौत हो गई थी, उस पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये पीसीएस वाले एग्जाम में बहुत सारे इस प्रकार से प्रश्न पूछे। तो इसी प्रकार से है उर्वशी, ये पटना के चिड़ियाघर जो है पटना जू, संजय गांधी नेशनल पार्क, वो शेरनी का नाम था, उसकी मौत हो गई है। तो इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो उर्वशी क्या है? एक शेरनी थी उर्वशी, और मछली भी एक शेरनी थी। दूसरा है टॉपिक जो है राजकीय जो पुलिस अकेडमी है, तो वहाँ पे गंगा का पानी पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, वहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र हैं और वहाँ के जो घरों हैं वहाँ पे भी गंगा का पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुँचाया जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्या है? बिहार, इनका जो जन्म हुआ था, ये पहले चर्चा में क्यों आए? ये जो है इनकी मूर्ति को तोड़ दिया और इनकी मूर्ति को जो है लेकर चला गया, इसीलिए ये चर्चा में आए थे। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था मोतिहारी में हुआ था। कब? 25 जून 1903 को। इनका जो मूल नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एरिक आर्थर ब्लेयर का जो और जॉर्ज ऑरवेल का जो नाम है वो क्या था? मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर। ये मोतिहारी के थे। ये बहुत बड़े नॉवलिस्ट है। इनका जो फेमस बुक है एनिमल फॉर्म, ये देखिए, इन्होंने 1945 में इसका प्रकाशन किया था। इसके अलावा 1984 उन्होंने लिखा था, उसका नाम ही था 1984 नाम से उपन्यास लिखा था। इन्हें 2 फेमस जो बुक हैं वो कौन है? एनिमल फॉर्म और 1984। तो आपसे पूछेगा कि एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है? जॉर्ज वेल। एक और न्यूज है कि पटना में 30 सितंबर तक डीजल वाले ऑटो चलेंगे, यानी कि 30 सितंबर 2021 तक। आपसे पूछा जाएगा कि डीजल ऑटो बिहार में कब बंद हो गया, तो आपका उत्तर होगा 30 सितंबर 2021। ये सब डेट काफ़ी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में, इसीलिए आप डेट को याद रखिएगा, 30 सितंबर 2021 को। देखिए, दीदी की रसोई, आपने इस पर क्वेश्चन आया था ना बीपीएससी में, घर तक फाइबर, घर तक फाइबर। तो इस प्रकार से प्रश्न इसके भी पूछे जा सकते हैं कि दीदी की रसोई क्या है। तो दीदी की रसोई बिहार सरकार की एक अनोखी पहल है। इसके माध्यम से राज्य के सभी जिलों एवं अनुमंडल अस्पताल की जो कैंटीन होती है उसे जीविका दीदी को सौंपा गया है। यानी कि जो अनुमंडल अस्पताल होते हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, उसमें क्या जो कैंटीन रहेगा उसे जीविका दीदी के हाथों में सौंपा गया है। अब इन जीविका दीदियों को प्रशिक्षित भी किया जाए किसके द्वारा? कुटुम्बश्री नामक स्थान, ये संस्थान है उसके द्वारा। तो यह है दीदी की रसोई, याद रखिएगा।
देखिए जेपी सेतु, कंगन घाट और पहलेजा जो है अब पटना जिले के हिस्से होंगे। कौन कौन? जेपी सेतु, कंगन घाट और पहलेजा, ये आपके सारण और वैशाली जिले में पड़ते हैं, ये इसके हिस्से अब हो जाएंगे। सक्षम 2021 क्या है? पहले देखिए इसका पूरा नाम है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। संरक्षण जो है इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में तेल और गैस संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। तो याद रखिए कि सक्षम 2021 क्या है, आपसे पूछ लेगा। शिक्षा से संबंधित, संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और भी बहुत सारे रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा लोगों में तेल और गैस के संरक्षण के प्रति। इसलिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दे दिया ताकि आपको याद रहे। ये सक्षम 2021 किससे संबंधित है। आप देखते हो कि बीपीएससी या फिर जो बिहार के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आंसर बहुत क्लू, मतलब छोटे छोटे एक एक नंबर जोड़ने पड़ जाते हैं। इस कारण से ये सब याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में एक एक नंबर को जोड़ने के लिए। ये देखिए महिला उद्यम मेला, महिला उद्यम मेला कब से कब तक चला? 14 से 18 जनवरी 2021। कहाँ? पटना में महिला उद्यम मेला। किसके द्वारा? महिला विकास निगम के द्वारा। इसके बारे में और आगे हम देखेंगे अटल पथ के बारे में। ये देखिए अटल पथ जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये दीघा से आर ब्लॉक के बीच में शुरू किया गया। ये बिहार का सबसे आधुनिक पथ भी है, इसका नाम रखा गया अटल पथ। इसमें नॉइज कैंसलेशन वगैरह सब कुछ मतलब दिया गया, पर्यावरण संबंधित यहाँ पे बहुत सारे देखभाल किए गए हैं। और इसकी जो कुल लागत है लगभग 380 करोड़ है, लेकिन आप फैक्ट याद रखिए 379.57 करोड़। 379.57, एक बार बोलिए 379.57 करोड़। नाम क्या रखा गया? अटल पथ। देखिए राज्य का जो पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में। प्रथम, ये आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये राज्य का पहला पक्षी महोत्सव है। इसे कलरव महोत्सव ही बोल सकते हैं आप। ये टैग इसलिए लगा दिया है तो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि आप अखबारों में इसे देखते होंगे लेकिन याद नहीं रहता होगा, लेकिन आपके नोट्स में अगर रहेंगे ये वाला तो आपको याद रहेगा। तो इसे किस मंत्रालय के द्वारा या विभाग के द्वारा किया गया है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। देखिए टैगलाइन इसका जो रखा गया है, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। आपने 2018 के बीपीएससी में देखा होगा, पर्यटन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था या फिर बिहार से पूछा गया था एक टैगलाइन के बारे में, हम सफ़र का ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं उतना, आप देख लीजिए पहले। तो इसका टैगलाइन है पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। ये कब से कब तक? 15 से 17 जनवरी 2021 तक। अभी हमने क्या पढ़ा था? देखिए महिला उद्यमी मेला 14 से 18 जनवरी और वो 15 से 17 जनवरी। तो महिला उद्यमी मेला आपको है 14 से 18 हो जाएगा, 15 से 17 कौन हो जाएगा? पक्षी महोत्सव। ये देखिए स्थान आपको बता दिया है। और दूसरा भी पर्यावरण संबंधित है, ये राजगीर में वेणु वन एवं घोड़ा कटोरा पार्क का लोकार्पण किया गया। ये भी 15 जनवरी को, यानी कि 14 से आपके 18 जनवरी के बीच में 3 योजना चली या फिर आयोजन चला। कौन कौन? महिला उद्यमी मेला, राज्य पक्षी महोत्सव और वेणु वन एवं घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन हुआ। ई मंजिल सेवा यह क्या है? यह देश की, याद रखिएगा, देश की पहली इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा है। क्या है? इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है तो इस ई मंजिल सेवा के कारण आप क्या करेंगे? बुक करेंगे, वो जो कार आएगा या फिर वैन आएगी वो क्या होगी? ई व्हीकल होगी। ई व्हीकल होगी
यानी कि वो पॉल्यूशन फ्री होगी, क्योंकि इससे तो पॉल्यूशन होते नहीं ई व्हीकल से, और वो आपकी यात्रा को सुगम बनाए। तो ई मंजिल सेवा के माध्यम से आप इसकी लाभ ले सकते हैं। तो ये क्या है, ई मंजिल सेवा देश की पहली इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा है। इसकी शुरुआत कहाँ की गई, पटना में की गई। आपको पता है कि जो पटना जंक्शन पर देश का पहला ई चार्जिंग स्टेशन की भी शुरुआत की गई थी। यानी कि दोनों आपसे पूछा जाए कि देश की पहली इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी कहाँ, तो पटना, और देश का पहला ई चार्जिंग स्टेशन तो पटना, दोनों में आपको पटना फर्स्ट पे है। तो ये गर्व की बात है हमारे राज्य के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बिहार में जो पहले दिन, ये है 16 जनवरी का, 16 जनवरी टीका लगाया था, उससे संबंधित फैक्ट है। बिहार में जो पहले दिन 18,122 लोगों को टीका दिया गया। बस इतना याद रखिए, 18,122 लोगों को। वैसे पूछने का चांस तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बता दिया आपको, पूछने को कुछ ही पूछ सकते हैं। राज्य विधि आयोग, हमने अपने करंट अफेयर के वीडियो में बताया था कि केंद्रीय विधि आयोग जो होता है, नेशनल लॉ कमीशन, उसके गठन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी इसके बारे में। अब देखिए राज्य विधि आयोग जो है उसके बारे में। राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष जो है पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश किससे बनाया गया, अंजना मिश्रा को बनाया गया। देखिए विधि आयोग जो होता है, विधि आयोग, क्या ये संवैधानिक है, सांविधिक है, या फिर एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कार्यकारी इकाई। देखिए ये ना तो संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के द्वारा इसे नहीं बनाया गया, ना ही सांविधिक है, ना ही इसे कानून के द्वारा बनाया गया। यह क्या है, केंद्र सरकार का एक कार्यकारी यूनिट है। इसका जो कार्यकाल होता है, आप राज्य के बारे में आप इसे जैसे केंद्र सरकार बता रहा हूँ, उसी तरह से आप राज्य का जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। हम केंद्र की बता रहे हैं आपको। इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। ये राज्य में भी संवैधानिक नहीं है, सांविधिक नहीं है, एग्जीक्यूटिव है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। अभी किससे बनाया गया, अंजना प्रकाश, और केंद्र में अब तक कुल 21 का गठन किया जा चुका है, और 22वें का सिर्फ घोषणा की गई है और गठन नहीं किया गया। 21वें का जो है अध्यक्ष कौन थे, BS चौहान। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो केंद्र या राज्य के जो कानून होते हैं, इसे देखा जाए क्या वो जो कानून है वो प्रासंगिक है या नहीं है। अगर प्रासंगिक है तो इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, क्या कमियां हैं, इसके लिए सुझाव दिया जाता है इस राज्य विधि आयोग के द्वारा राज्य में, और केंद्र विधि आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को। तो ये रहा राज्य विधि आयोग से संबंधित। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो 26 जनवरी के परेड हुए हैं उससे संबंधित। तो ब्रह्मोस मिसाइल के जो है दस्ते को किसने लीड किया, ये आपके कमरुल जमा है, सीतामढ़ी के कैप्टन मोहम्मद कमरुल जमा, तो इन्होंने लीड किया। इसके अलावा समस्तीपुर के गायक हैं हिमांशु कुमार, उन्होंने भी राजपथ पर गाना गाया, भारत हो रहा आत्मनिर्भर। देखिए भारत हो रहा आत्मनिर्भर, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कैप्टन कमरुल जमा ने ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते को लीड किया। अभी एग्ज़ाम बहुत सारे बिहार के आने वाले, बिहार दरोगा या फिर अन्य एग्ज़ाम जो है उसमें भी ये सब फैक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए पद्म भूषण से संबंधित, पद्म पुरस्कार से संबंधित है, पद्म पुरस्कार से संबंधित ये टॉपिक है। तो देखिए रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया मरणोपरांत। इसके अलावा देखिए मृदुला सिन्हा, ये क्या है, गोवा की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, गोवा की पूर्व राज्यपाल। इसके अलावा जो तीसरी महिला है वो है दुलारी देवी,
ये क्या है, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ये मधुबनी पेंटिंग प्राप्त करने वाली 7वीं महिला हैं और फर्स्ट ओबीसी कैटेगरी से संबंधित है। इसके अलावा चौथे व्यक्ति को दिया गया रामचंद्र मांझी, ये क्या है, लौंडा नाच से संबंधित व्यक्ति हैं। और 5वें जो है दिलीप कुमार सिंह, जो कि एक चिकित्सक है, इनका योगदान पोलियो निवारण में याद किया जाता है। तो हमारा जो इस पर 5 लोगों को क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म भूषण जो है रामविलास पासवान को और इन चारों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए मिथिला पेंटिंग के लिए जो पद्म पुरस्कार दिया गया उसके बारे में 7 लोगों को अब तक दिया जा चुका है। पहला किसे दिया गया था, जगदम्बा देवी वर्ष 1975 में। दूसरा सीता देवी 1981 में। तीसरा गंगा देवी 1984 में। चौथा दिया गया था महासुंदरी देवी को वर्ष 2011 में। इसके अलावा बउआ देवी को 2017 में, गोदावरी देवी को 2018 में और दुलारी देवी को 2021 में। ये है पद्मश्री सम्मान किसके लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए। हमने अभी ये पिछले जो बीपीएससी मेंस की जो सीरीज शुरू की है, बीपीएससी मेंस की सीरीज, उसमें हमने पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग को डिटेल से बताया है। आप उसके वीडियो देख सकते हैं, उसका आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ये रामचंद्र मांझी, ये क्या है, लौंडा नाच से संबंधित है। देखिए, और इन्हें बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। ये देखिए, पद्मश्री विजेता रामचंद्र मांझी को पटना में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, यानी कि पद्मश्री देने के बाद इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। ये क्या है, बिहार के मशहूर लौंडा नाच के प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिले के नगरा तुजारपुर के रहने वाले, कहाँ के हैं, सारण के। रामचंद्र मांझी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें 2017 में क्या है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। रामचंद्र मांझी से जो जानकारी मिली उनके अनुसार उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपने गुरु भिखारी ठाकुर, आपको पता है भिखारी ठाकुर बिहार के लिए कितने प्रसिद्ध हैं, के साथ स्टेज पर पांव रखा था। इसके बाद वे 1971 तक भिखारी ठाकुर की छाया तले ही कला का प्रदर्शन करते रहे। भोजपुरी के शेक्सपियर के निधन के बाद, भिखारी ठाकुर के निधन के बाद रामचंद्र मांझी ने गौरी शंकर ठाकुर, शत्रुघ्न ठाकुर, दिनकर ठाकुर, रामदास राही और प्रभुनाथ ठाकुर के नेतृत्व में काम किया। यानी भोजपुरी के आपके शेक्सपियर किसे बोला जाता है, भिखारी ठाकुर को। और इन्हें पद्मश्री दिया गया है रामचंद्र मांझी को। देखिए, जो गणतंत्र दिवस के परेड में जो झांकियाँ मिली, उसमें प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, कृषि विभाग को, और दूसरा स्वास्थ्य विभाग को। और जो केंद्र पे यानी कि इंडिया गेट पे जो परेड किया गया, उसमें फर्स्ट किसे दिया गया, यूपी के राम जन्मभूमि को मिला है, राम जन्मभूमि को। और सेकंड त्रिपुरा के पर्यावरण की झांकी को मिला है। और तीसरा जो है वो मिला आपको उत्तराखंड के देवभूमि को। तो याद रखिएगा, बिहार में पहला पुरस्कार किसे मिला गया, कृषि विभाग को, दूसरा स्वास्थ्य विभाग को, जबकि केंद्र स्तर पर यूपी को पहला, दूसरा त्रिपुरा को और तीसरा जो है उत्तराखंड के देवभूमि को मिला है। कुछ और फैक्ट आ गए, देखते हैं। बिहार के मौसम विभाग द्वारा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक नई वेधशाला की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिमालय की तराई क्षेत्र में सटीक मौसम पूर्वानुमान लगाना है। इसका काम क्या होगा कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना होगा। कहाँ पे, वाल्मीकि नगर में, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि अभयारण्य भी आपका है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व,
VTR जिसको बोलते हैं, वो कहाँ है? वो भी पश्चिमी चंपारण में ही है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के पहले, याद रखिएगा, पहले ट्रैफिक IG के पद पर MR नायक को नियुक्त किया गया है। ये क्या है? बिहार के पहले ट्रैफिक IG, बिहार के पहले ट्रैफिक IG कौन? MR नायक जी। नेक्स्ट है, राजवार में 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। क्या? भूकंप सुरक्षा सप्ताह। और 14 से 18 जनवरी को क्या मनाया गया था? महिला उद्यमी मेला, महिला उद्यमी मेला बिहार। कौन मनाया इसको? आपदा प्रबंधन विभाग बिहार। तो 15 से 21 जनवरी तक मनाया गया। नेक्स्ट है पटना के रिंग रोड से संबंधित, जो इसकी जो लंबाई है टोटल वो क्या है? 137 किलोमीटर रहेगी, जो बिहार के 3 जिलों से होकर गुजरेगी, पटना, वैशाली एवं सारण। अभी हमने पहलेजा और JP सेतु के बारे में बताया था, उसी प्रकार से रिंग रोड के बारे में है। देखिए, ये देखिए आपके पटना हो गए और ये हाजीपुर और ये सारण, ये जो तीनों जिले होंगे अब क्या होंगे? रिंग रोड का हिस्सा होंगे। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र से संबंधित है कि इसमें क्या है? डायल नामक उपकरण लगाया गया है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में डायल नामक उपकरण लगाया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को विश्व भर के समय की जो सारणी है उसकी जानकारी मिलेगी। वैसे भी आप पटना विज्ञान केंद्र जाएंगे तो इसमें विज्ञान से संबंधित आपको बहुत सारे रुचिकर और मतलब बहुत सारे जो है ना ज्ञान के चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पे एक बार विजिट जरूर कीजिए। इंद्रकूट की गुफा, ये कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर के हाथी जो मत्था चोटी है उस पर 50 फीट लंबी एक संकरित सुरंग खोजा गया है। कहाँ? इस गुफा में 50 फीट लंबी जो है संकरित सुरंग है। गुफा का जो लंबाई वो 65 फीट है और सुरंग उसमें है 50 फीट का। देखिए, इंद्रकूट गुफा जो है राजगीर शहर करीब 7 किलोमीटर दूर CRPF कैंप के पास राजगीर गया पहाड़ की हाथी मत्था चोटी पर स्थित है। जो मुख्य गुफा की जो लंबाई है वो 65 फीट है और इसमें एक छोटी सी सुरंग देखी गई है। कहा जा रहा है कि यह मगध क्षेत्र की सबसे संकरी सुरंग है। इसकी लंबाई 50 फीट के करीब है। यह इतनी संकरी है कि इसमें एक ही व्यक्ति वो भी लेट कर किसी तरह आर पार हो सकता है। अब इसकी ऊंचाई के बारे में फैक्ट है कि राजगीर की रत्नागिरी पर स्थित जो अशोक स्तंभ है, देखिए रत्नागिरी पर, और ये क्या है? हाथी मत्ता। अशोक स्तंभ जो है कहाँ पे? रत्नागिरी पर। अशोक स्तंभ के अवशेष वाली चोटी कितनी है? 1243 फीट है, जबकि इंद्रकूट गुफा वाली हाथी मत्ता चोटी जो है वो 1300 फीट ऊंची है। यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? हाथी मत्ता, और दूसरी रत्नागिरी पर अवस्थित अशोक स्तंभ के अवशेष वाली चोटी। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित फैक्ट है कि कोलकाता की संस्कृति संस्था है नीलांबर। कहाँ की? कोलकाता की सांस्कृतिक संस्था नीलांबर के द्वारा प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी संबदिया, क्या है? संबदिया पर एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। हम इनके बायोडाटा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। कहाँ? अररिया बिहार में, और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई थी। एक प्रसिद्ध लेखक है। इनका जो नॉवेल है सबसे प्रसिद्ध है कौन? आपको पता है? मैला आंचल। ये देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका भी निधन हो गया है 11 जनवरी 2021 को। ये क्या थे? एक कम्युनिस्ट नेता थे। देखिए, इनका जन्म 1924 में नवादा में हुआ था। कहाँ पे? नवादा के रजौली में हुआ था। इन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ
आपको याद है कि सहजानंद सरस्वती पर कितने प्रश्न पूछते जाते हैं बीपीएससी में, हर बार एक ना एक प्रश्न तो बहुत निश्चित है कि वो पूछता ही पूछता है। तो इन्होंने क्या किया था, सहजानंद सरस्वती के साथ जमींदार विरोधी किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। उल्लेखनीय है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी है ये खुद एक जमींदार के पुत्र थे। उसके बाद भी इन्होंने जमींदार विरोधी किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। वर्ष 1977 में पहली बार ये विधायक बने थे। आपसे इस बार भी प्रश्न पूछा गया था, जैसे रामविलास पासवान और एक और की मृत्यु हो गई थी प्रसिद्ध नेता, तो उनके बारे में पूछा गया था कि वो किस पार्टी से थे, उन्होंने कैबी बार, या फिर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये भी याद रखिएगा कि 1977 में ये पहली बार विधायक बने थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव व पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे थे। इनके बारे में एक और फैक्ट है कि 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के समय अंग्रेजी हुकूमत की इमारत पर नवादा में क्या फहराया था, तिरंगा। यानी कि 12 वर्ष की उम्र में ही तिरंगा फहराया था उन्होंने अंग्रेजी इमारत पर। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में था, इसे याद रखिएगा। इस वर्ष जो है 354वें प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया, याद रखिएगा 354, 354। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, ये जो है सर्वेक्षण नहीं है, ये बस एक आंकड़ा है, अभी आएगा फरवरी मार्च में इसका, वो हम देखेंगे। पहले ये देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को किया गया था, उसमें पटना को क्या मिला था, अंतिम स्थान 47 नंबर पे रखा गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हो कि राज्य भर में स्वच्छता पे कितना काम किया जा रहा है, हर जगह साफ़ सफाई, कूड़े उठाना, हर तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये जो साफ़ सफाई काम किए गए हैं, इसी में जो पटना को है खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, यानी कि ODF प्लस का प्रमाण पत्र दिया गया है। और देखिए आपको एक फैक्ट बताते हैं, ओके। देखिए स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत देखिए सर्टिफिकेट आया था ODF प्लस और ODF प्लस प्लस, ठीक है। तो ODF क्या होता है, इसका अर्थ है खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त। तो ये कब होगा, जब घरों में शौचालय बनेंगे। तो ये टारगेट तो बिहार सरकार ने पूरा कर लिया, यानी कि सबके घरों में शौचालय अब बन गए हैं, शौचालय बन गए हैं। देखिए अब घर में तो शौचालय बन गए हैं, तो क्या जो मनुष्य है या फिर हम सब है, वो क्या घर में ही सिर्फ शौचालय नहीं, ये बाहर भी तो जाएंगे। तो बाहर में शहरों में या फिर बाज़ारों में, तो वहाँ पे अगर शौचालय के लिए ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे क्या है, अब देख रहे हो कि हर जगह चौक चौराहे पर एक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, ताकि ये जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे शौचालय की सुविधा प्राप्त हो। तो ये जब शहर में हो जाते हैं तब दिया जाता है ODF प्लस। तो यही पटना को दिया गया है ODF प्लस का दर्जा, यानी कि शहरों में अब सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जा चुकी है। देखिए, और तीसरा होता है ODF प्लस प्लस। ये कब दिया जाएगा, जब देखिए अब ये जो शौचालय किए गए हैं इसकी साफ़ सफाई की भी तो ज़रूरत होगी। अब इसके जो मल यहाँ पे जमा होंगे, इसे कहाँ फेंका जाएगा, खुले में तो हम फेंक नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको अब कहाँ फेंकेंगे हम, इस शौचालय के मल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फेंका जाता है, और यहाँ इसको लगभग स्वच्छ जल में बदल करके इसे नदियों में छोड़ा जाता है। तो अब जब ये सुविधा हो जाएगी तब बिहार को ODF प्लस का दर्जा दिया जाएगा, ODF प्लस का दर्जा। तो अभी फ़िलहाल ODF प्लस प्लस, माफ़ कीजिएगा ODF प्लस है, और ODF प्लस प्लस का दर्जा तब दिया जाएगा जब ये काम किया जाएगा। तो अभी तो इस पर भी समय लगेगा, तो अभी फ़िलहाल इससे। हाँ, अभी एक और है, देखिए आपको ODF बता दिया, ODF
प्लस और ODF प्लस प्लस। अब देखिए स्वच्छता जो सर्वेक्षण है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इसमें रैंकिंग जो दी जाती है, टोटल नंबर होते हैं 1800। अब जो ODF प्लस दिया गया है इसमें बिहार को जो है 300 अंक प्राप्त होंगे, 300 अंक प्राप्त होंगे। और कूड़ा उठाने के लिए, यानी कि जो स्वच्छता का काम किया जा रहा है शहरों में, उसके लिए जो 600 अंक प्राप्त होंगे, यानी टोटल इस पर जो होंगे 900 अंक प्राप्त होंगे बिहार को, पटना को। तो ये जो 1800 में से 900 मिलेगा, तो इस पर जो 47 रैंक मिला था हमारे बिहार को, पटना को, उसमें काफ़ी सुधार होने की संभावना है, क्योंकि 900 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पर आपको रैंक में थोड़ा जो बिहार की स्थिति होगी बदली नजर आएंगी। देखिए जो 300 अंक आप तो बता दिया आपको। अब देखिए पटना को अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर जो है 3 स्टार सिटी का भी दर्जा दिया जाएगा, जिससे पटना को कुल 900 अंक प्राप्त होंगे तथा स्वच्छता सर्वेक्षण में सुधार होगा, यानी कि 300 प्लस 600 ये दोनों मिलाकर के दिए जाएंगे। और जैसे ही ये 600 अंक प्राप्त होंगे, पटना को 3 स्टार का दर्जा भी दिया जाएगा, 3 स्टार सिटी का। 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार होते हैं ये स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंकिंग के समय। तो ये था स्वच्छता सर्वे से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है अटल पथ। आपको बता दिए हैं कि आर ब्लॉक से दीघा तक जोड़ा गया है। इसकी कुल लागत कितनी है? 379.57 करोड़ रुपए। 15 जनवरी को एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इसे आप ध्यान रखिए। पुलिस सेवा में जो न्यूनतम आयु थी उसको 20 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब 21 है। यानी कि BPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते थे पुलिस सेवा के लिए वो कितने होते थे? 20 वर्ष। अब उसे कर दिया गया 21 वर्ष। यानी कि अब DSP अगर बनना है तो पहले 20 वर्ष में होते थे, लेकिन अब 21 वर्ष में होंगे। इसके अलावा राज्य के सेवाओं में नियुक्ति अथवा शैक्षणिक संस्थानों में जो नामांकन होता है उसमें बहुदिव्यांगता को भी अब आरक्षण कोटि में शामिल कर लिया। होता क्या है कि एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें 21 या 22 जो प्रकार के होते हैं वो विकलांगता है। अब हो सकता है उससे कोई भिन्न विकलांग हो, दिव्यांग हो, है ना, तो वो शामिल नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने बहुत दिव्यांगता जो है था, यानी किसी प्रकार का व्यक्ति अगर दिव्यांग है किसी भी तरह से, तो उसे अब शैक्षणिक और नियुक्ति में आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट फैसला लिया गया कि आतंकवादी, सांप्रदायिक तथा नक्सली हिंसा में जो मौत हो जाती है सुरक्षा बलों की, तो उन्हें जो राहत राशि दी जाती है या मुआवजा दिया जाता है, कुल 5 लाख दी जाती है। उसका जो आधा हिस्सा होगा वो न्यूनतम 3 साल के लिए उनके परिवार के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा, FD किया जाए, ताकि इनका लाभ वो भविष्य में ले सके, क्योंकि इससे आपको ब्याज भी प्राप्त होंगे और इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। तो ये है। और नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट पॉइंट है इसी कैबिनेट में कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत स्कूली बच्चे जो है अब जीविका समूह और उद्यमिका विकास क्लस्टर से ही पोशाक खरीद सकेंगे। कहाँ से? जीविका समूह और उद्यमिता विकास क्लस्टर से। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि बच्चे को वो तो राहत पहुँचे ही, प्लस इनका भी विकास हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स पर पूर्ण विराम से संबंधित। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय यह तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। ज्योति कुमारी के नाम से आपने देखा होगा। नशा विरोधी विचार को लोगों में फैलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, ड्रग्स पर पूर्ण विराम का अभियान। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किससे बनाया गया है? ज्योति कुमारी को। और ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। तो ये ज्योति कुमारी, उसे क्या देगा? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान जो है बिहार सरकार का, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है।
नेक्स्ट फैक्ट है कि गया में राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गया में। उसका जो नाम रखा गया महाबोधि कन्वेंशन एंड कल्चरल सेंटर। तो आपसे वैसे भी महाबोधि आपको जैसे जुड़ेगा वो आप गया ही मारेंगे आंसर। तो यह है महाबोधि कन्वेंशन एंड कल्चरल सेंटर। लेकिन कंफ्यूज होने के लिए आपसे पटना भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के जो आदित्य विजन है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मेन बोर्ड में शामिल होने वाली देश की पहली कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल कंपनी बनेगा। ये यानी कंज्यूमर जो ड्यूरेबल कंपनी होती है उसमें पहला कौन है? जो बिहार का आदित्य विजन, वो कहाँ शामिल हुआ है? मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भागलपुर के राज्य जो टर्टल रेस्क्यू सेंटर खोला गया है राज्य का पहला, वो कहाँ खोला गया? भागलपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजगीर में 20 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले सोलर एनर्जी पार्क की स्थापना की जाएगी। कितने? 20 मेगावाट। कहाँ पे? राजगीर में। क्या? सोलर एनर्जी पार्क। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा, याद रखिएगा, तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए आपको याद रहे, आनंद कुमार तो याद रहेगा कि उन्हें दिया गया है महावीर पुरस्कार, लेकिन राज्यों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल रहे तो आप तमिलनाडु ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जल जीवन हरियाली से संबंधित। क्या हुआ कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला, यानी कि जो मानव श्रृंखला बनाई गई जल जीवन हरियाली पर, उसको दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन चेन माना है। क्या है? लार्जेस्ट ह्यूमन चेन। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में बिहार की इस उपलब्धि को रिकॉर्ड के रूप में जगह दी गई है। इसका जो प्रकाशन किया जाता है डायमंड पॉकेट बुक के द्वारा किया जाता है। किसका? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का। इसके प्रधान कौन है? विश्वरूप राय चौधरी। तो ये तो इंडिया बुक से संबंधित हो गया। अब देखिए जो जल जीवन हरियाली पर जो श्रृंखला बनाई गई थी, कब? 19 जनवरी 2020 को। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 18,034 किलोमीटर। और ये जो कुछ फैक्ट हैं कि पहला मानव श्रृंखला कब बनाया गया था? वर्ष 2017 में, और दूसरा 2018 में। वर्ष 2017 में जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी वो किसके लिए थी? नशा मुक्ति के पक्ष में थी, और इसकी कुल लंबाई 12,760 किलोमीटर थी। और 2018 में दहेज व बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ था, और इसकी जो लंबाई थी 14,080 किलोमीटर थी। तो याद रखिए पहली कब बनाई गई थी? वर्ष 2017 में, और दूसरी 2018 में, और तीसरी 2020 में 19 जनवरी को, जिसकी कुल लंबाई 1834 किलोमीटर थी। अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई के अनुसार सजाइए तो थर्ड पहले पे होगा, फिर दूसरा जो है ये दूसरा, और सबसे छोटा पहला। 3, 2, 1 इस तरह से सजाइएगा। बिहार बजट सत्र से संबंधित है, जो शुरू होगा कब से? 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। याद रखिएगा बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। इस दिन राज्यपाल जो है दोनों सदनों को संबोधित भी करेंगे। देखिए राज्यपाल जो होते हैं राज्य में, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्यपाल 2 बार संबोधित करते हैं, मतलब 2 कंडीशन में। पहला क्या होता है कि जब नई विधानसभा गठित होकर के आती है तब, और यानी कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं, और दूसरा जब प्रतिवर्ष बजट पेश करना हो तो, या फिर बजट सत्र शुरू करना हो तब। तो ये 2 कंडीशन होते हैं राज्यपाल द्वारा संबोधित करने का।
इसी दिन जो है आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। और आपको पता है कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया था। पहला कब? वर्ष 2007, याद रखिएगा 2007। एक और बोलिए 2007। देखिए 22 फरवरी को 2021-22 का बजट भी पेश किया जाएगा। अभी हम भारत के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को तो शामिल करेंगे अपने वीडियो में, और जैसे ही आएगा इन दोनों को भी शामिल करेंगे। आपको पता है ना कि इस पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके थे आर्थिक समीक्षा से, डायरेक्ट पूछे गए थे आर्थिक समीक्षा से। इसके अलावा 2018 और 19 के जो क्वेश्चन आए थे बीपीएससी के, उसमें भी आपको आर्थिक समीक्षा से 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि इसकी जो चांस है धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को। बजट से भी आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसे हम डिटेल से देखेंगे। बिहार जो विधानमंडल का जो सत्र होगा वो कुल बैठक 22 होगी, यानी दोनों सदनों की 22 बैठक चलेगी। हमने आपसे पूछा था कि कुल कितने विधानमंडल हैं देश में, बताइए, इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं। ये देखिए, कहाँ कहाँ, ये देखिए महाराष्ट्र, पहले एक मैप बना लीजिए, याद रखिएगा इससे। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 तो यहाँ हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और यहाँ पर बिहार और यूपी। तो ये 2 आपके नॉर्थ इंडिया में और 4 आपके साउथ में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। पहले एक और था J&K का, लेकिन पुनर्गठन अधिनियम 2020 के तहत इसको क्या किया गया, इसे बदल दिया गया। 2019, माफ़ कीजिएगा, 2019 के उसका जो बिल का नाम था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। उसके तहत क्या किया गया कि इसे अब 2 टेरिटरी स्टेट बना दिया गया है, यानी कि अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि बिहार में जो केबीसी है उसमें 50 लाख जीतने वाले व्यक्ति हैं कौन? मंगलम। वो कहाँ के हैं? वैशाली जिले के हैं। तो इसे याद रखिएगा, 50 लाख। 21 जनवरी 2021 को इतिहास में जो है पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया था। ये हमने बीपीएससी का जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि 21 जनवरी 2021 को इतिहास में पहली बार जो सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंचा। तो आप बोलेंगे कि ये तो बीपीएससी समझते नहीं है, लेकिन बिहार से संबंधित नहीं, लेकिन बीपीएससी में तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे शामिल कर दिया था एक फैक्ट के रूप में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि नानक देव गुरुद्वारा का निर्माण जो कहाँ किया जा रहा है? राजगीर में। और आपको पता है कि नानक देव शीतल कुंड एकदम और एवं मखदूम कुंड जो है वो कहाँ है? वो भी राजगीर में ही है। नेक्स्ट है बिहार विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित। क्या हुआ कि 19 जनवरी को पूर्व IAS अधिकारी शिशिर सिन्हा को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग को, जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है इसके तहत केंद्र में एवं राज्य में किसका गठन किया जाता है? विद्युत विनियामक आयोग का। और राज्य में तो केंद्र में विद्युत और राज्य में स्टेट। इसी के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भी बनाएंगे शिशिर सिन्हा। आप इन्हें याद रखिएगा। ये जो 1998 है, 2003 से पहले इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन एक्ट था जो 98, इसे खत्म कर दिया गया और लाया गया 2003 का एक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत? तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इस आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अभी शिशिर सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवहन योजना से संबंधित। इस योजना के तहत क्या किया है? बिहार के सभी 8,387 पंचायतों, कुल कितने पंचायत है बिहार में? 8,387 पंचायतों में बस पड़ाव का निर्माण किया जाएगा। एक पड़ाव बनाने की जो लागत है वो कितनी है? 1,90,000 रुपये।
इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य भर में सड़कों का जाल फैलाने के साथ ही गाँव के लोगों को परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। क्या है? मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत जो 8,387 गांव हैं, पंचायतों हैं, उसमें बस पड़ाव का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन 4.0 क्या है? यह क्या है कि ये बीज में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना है। कृषि विभाग ने बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन 4.0 की शुरुआत की है। 4.0 इस मिशन के तहत बीज निगम ने अब संकर किस्मों के धान और मक्के के बीज का भी उत्पादन शुरू करेगी। बीज का उत्पादन यानी कि जो हाइब्रिड किस्म के धान होते हैं और मक्के होते हैं, उसमें इसका चयन किया गया है। आपको इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं 27 दिसंबर 2020 को, उसमें कृषि कर्मन से संबंधित प्रश्न थे ना, कृषि कर्मन से संबंधित प्रश्न। उसमें क्या पूछा गया था, किसके लिए बिहार सरकार को अवार्ड दिया गया? तो गेहूं एवं मक्का था आंसर आपका, गेहूं एवं मक्का। तो इसमें आपसे पूछा मिशन 4.0 में किस फसल के बीज को चयन किया गया? तो धान और मक्का का। आप गेहूं बदल दीजिए धान का। तो इस हाइब्रिड किस्म के धान और मक्के का उत्पादन किया जाएगा मिशन 4.0 के तहत। अब तक इन किस्मों के बीज के लिए किसान जो है पूरी तरह से बाजार पर निर्भर थे, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि कृषि विभाग ने बीज निगम के इस अभियान में राज्य में कम से कम 4 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि जो भी डिमांड है वो कितनी है? 12 लाख क्विंटल, लेकिन यानी कि अभी भी 8 लाख क्विंटल कम है। और इसके लिए किसान कहाँ निर्भर होंगे? बाजार पर। धीरे धीरे इसमें बढ़ा दी जाएगी। पहले एक ट्रायल तो किया जाए, इसमें 4.0 के तहत किया जा रहा है। लगभग 4 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया जाएगा धान और मक्के का। आगे धीरे धीरे और भी इसमें जोड़े जाएंगे, जिससे हम देखते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से संबंधित। किसे दिया गया है? बिहार को दिया गया है। आपको पहला ही टॉपिक पढ़ाया था, डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे भी दिया गया है? वो भी बिहार को दिया गया है। यह अवार्ड क्यों दिया गया? यह दिया गया कोरोना काल में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए बिहार को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। 25 जनवरी को 11वें मतदाता दिवस कार्यक्रम में बिहार के मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी है HR श्रीनिवास इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। ये कौन सा है? 11वां मतदाता दिवस 25 जनवरी को। वैसे आपको पता है कि 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे सक्रिय सहभागिता के लिए स्वास्थ्य के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? सक्रिय सहभागिता स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रबंधन में पूर्णिया के IG रहे विनोद कुमार, इनको मरणोपरांत एवं SP यही पूर्णिया के ही हैं, विशाल शर्मा। इसके अलावा पटना के DM कुमार रवि और कैमूर जिला के निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर को भी चयनित किया गया है। आपको अभी IG के बारे में बताए थे। ट्रैफिक IG हमारे बिहार के कौन है? पहले MR नायक जी। देखिए, वो तो केंद्र स्तर का पुरस्कार हुआ। अब हम राज्य स्तरीय निर्वाचन पुरस्कार को देखेंगे। जो बिहार विधानसभा चुनाव को सफल रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? पहला औरंगाबाद के DM सौरभ जोरवाल, दूसरा खगड़िया के DM आलोक रंजन, तीसरा कटिहार के DM कंबल तनुज और गया के DM अभिषेक सिंह। इसके अलावा 5वां मुजफ्फरपुर के जो DM है चंद्रशेखर सिंह। अभी ये क्या है? पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुके हैं। पहले कुमार रवि थे, उन्हें भी पुरस्कार दिया गया है सिक्योरिटी प्रबंधन के लिए। ये क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? राज्य सरकार जमीन विवादों को खत्म करने के लिए राज्य के सभी जो अंचल में हैं वहाँ क्या है? अभिलेखागार जो है उसको आधुनिक तकनीक से लैस करेगी। इस DMS के माध्यम से जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो किसी भी ज़मीन का 100 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वैसे
निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। इसमें हमने जनवरी माह के 2021 के सारे करंट अफेयर को जो भी महत्वपूर्ण था उसे शामिल कर लिया है। अगर आप उसमें कोई भी कमी दिखती है या फिर आपको किसी भी प्रश्न को पूछना है तो आप इससे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेल आप कर सकते हैं। इसका अगर आपको इसका वीडियो डाउनलोड करना PDF लेना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।